आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इंडियन इंडिपेंडेंस की हम स्टोरी देखेंगे। बहुत ही शॉर्ट वीडियोस हैं ये, और मैं आपको बताऊंगा कि भारत को आज़ादी कैसे मिली। आपको बता दूं कि 30 लेक्चर्स हैं मॉडर्न हिस्ट्री पे 1757 से लेकर 1947 तक। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, तो आप वहां से अगर आपको इलेबोरेटेड फॉर्म में समझना है तो आप समझ सकते हैं। इंस्टा पे मैं आ गया हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में मेरे सोशल मीडिया के लिंक दिए हुए हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं कि ब्रिटिशर आए भारत में। मुगल काल में ब्रिटिशर जो है भारत में आ गए। अब ब्रिटिशर क्या, पूरा यूरोप जो है वो भारत में आ रहा था। यूरोप भारत में इसलिए आ रहा था, या इधर जो इस तरफ का रीजन है, भारत हो गया, इधर ये वाला साउथ ईस्ट रीजन हो गया, मसालों के लिए, और ट्रेड बहुत जबरदस्त होते थे। फिर बुलियन सिस्टम था, इसको मैंने बहुत अच्छे से कवर किया अपने लेक्चर्स में। उन सबको रिवर्स करने के लिए ब्रिटिशर जो है भारत आए। अब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई, 1600 में भारत आई, हाथ जोड़ के कि हमको महाराज जहांगीर जहां पना, हमको आप बिजनेस करने दो। मुगल्स ने बिजनेस करने दिया, फैक्ट्रीज बनना शुरू हो गई। लेकिन धीमे धीमे इन ब्रिटिशर ने अगले 100 सालों में किले बना लिए, रेसिडेंस बना लिए, और इन्हीं को ही रेसिडेंस के आगे पी लगा दीजिए, प्रेसिडेंसी बोला गया। 1757 में दोस्तों बैटल ऑफ प्लेसी मेन सबसे पहले ये बंगाल में आए थे, ठीक है ना, ये बंगाल में आए थे। अब जब बंगाल में आइए तो क्या हुआ, यहां पे जो महाराजा ऑफ बंगाल थे, नवाब ऑफ बंगाल थे, उनका मुंह ठनक गया। सिराजुद्दौला जो आए 1757 में, बहुत ही यंग थे, 18-19 साल के थे, उनका मुंह ठनक गया कि भैया ये तो हमको लूट रहे हैं। ये बिजनेस के लिए दस्तक पासेस इशू किए जाते थे, बिजनेस के नाम पे ये तो इन्होंने लूट खसोट मचा दी है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो सिराजुद्दौला ने बोला कि देखो यार, ऐसा तो चलेगा नहीं। सिराजुद्दौला ने ब्रिटिश को चैलेंज कर दिया, और इसीलिए बैटल ऑफ प्लेसी लड़ी गई। लेकिन बैटल ऑफ प्लेसी में मीर जाफर को खरीद लिया था ब्रिटिशर ने, जिसकी वजह से यह युद्ध हुआ ही नहीं और सिराजुद्दौला हार गए। बैटल ऑफ प्लेसी के बाद बैटल ऑफ बक्सर हुई। बैटल ऑफ बक्सर में भी 1764 में ब्रिटिशर की जीत हुई। इसी दौरान थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुई, जिसमें मराठा कमजोर हो गए। फिर 3 मराठा वॉर हुए। ब्रिटिशर क्या करते थे, पहले लड़ाई करते थे, उसके बाद ट्रीटी साइन करते थे, फिर उसको तोड़ते थे, फिर लड़ाई करते थे, फिर ट्रीटी साइन करते थे। एक ब्रिटिशर ने, आप अगर आप देखें कि ब्रिटिशर के लिए सबसे पहले 2 उनके ऊपर खतरे थे। पहले फॉरेन पावर्स की बात करें तो पहले डच को ब्रिटिशर ने खदेड़ा, पुर्तगालियों को ब्रिटिशर ने बिल्कुल एक छोटी सी जगह पे, गोवा और इधर दमन और दीव, वहां पे कंसंट्रेट कर दिया कि इससे आगे तुम नहीं बढ़ोगे। और उसके बाद हम देखते हैं पुर्तगाली गए, डच को खदेड़ दिया। फ्रांस बचा, फ्रांस को भी भगा भगा के मारा। फ्रांस और ब्रिटिश में वॉर शुरू हुए। दोनों बहुत बड़ी पावर थी यूरोप में, और हमेशा पावर का, मेरी पावर ज्यादा तुम्हारी पावर ज्यादा, ये हमेशा ब्रिटेन और फ्रांस लड़ते रहते थे। लेकिन अल्टीमेटली थर्ड कार्नेटिक वॉर में 1764 के ही दौरान ब्रिटेन ने फ्रांस को भी हरा दिया। एक पावर तो गई। दूसरी प्रॉब्लम है भारत के अंदर के लोग, अंदर के लोगों के लिए इधर बंगाल इनके कब्जे में आ गया, बैटल ऑफ प्लेसी लड़ ली। बैटल ऑफ बक्सर के बाद नॉर्थ वाला ब्रिटिश के कब्जे में आ गया। उसके बाद मराठाओं को इन्होंने हराया। 1818 आते आते 3 मराठा वॉर हो गई। जो पूरा मराठा है, ठीक है, इनको हरा के इन्होंने अपना इस वाले रीजन में अपना आधिपत्य जो है वो स्थापित कर लिया। सिखों को हरा दिया। 1857 में फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के साथ बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म करके सब कुछ ब्रिटेन के पास चला गया, क्राउन के अंदर आ गया। तो 1857 से रियल रूल शुरू होता है। उसके बाद ब्रिटेन ने भारत का एक्सप्लॉइटेशन करना शुरू किया। अब दोस्तों, फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई गई 1885 में। लेकिन शुरुआत में इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी वो क्या करती थी, वो खाली दया याचिका करती थी। वो ये नहीं बोल रही थी कि ब्रिटेन यहां से जाओ। इंडियन नेशनल कांग्रेस का ये मानना था कि ब्रिटेन ही हमको आजादी दिलाएंगे। हम इतनी प्रॉब्लम जो हम में है, हम दकियानूस हैं, ट्रेडिशन बहुत ज्यादा, कुछ ट्रेडिशंस ऐसे हैं जो सही नहीं है, डेवलपमेंट के राह पे हमको ब्रिटिशर ही ले जाएंगे, ये कांग्रेस का मानना था। लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा कुछ भी नहीं हुआ। ऊपर से 1905 में इनको पार्टीशन ऑफ बंगाल दे दिया। ये पूरे एरिया को, आज जो आप बांग्लादेश देख रहे हैं ना, उसको 1905 में ही अलग कर दिया गया था, और इधर वाला बंगाल अलग कर दिया गया। ये बांटने की कोशिश थी, पहली कोशिश थी। अब यहां से कांग्रेस में 2 फाड़ हो गए। एक बोल रहा था कि ब्रिटेन हमारे लिए नहीं बल्कि हमको अलग करने के लिए डिवाइड एंड रूल पॉलिसी है, और एक तबका ये बोल रहा था कि नहीं नहीं, ब्रिटेन अभी भी हमारे साथ रहेंगे। जो बोल रहा था कि ब्रिटेन हमारे साथ रहेंगे वो थे मॉडरेट्स, नरम दल। जो बोल रहे थे कि नहीं नहीं, ब्रिटेन हमको खत्म कर देंगे, शुरुआत करो मूवमेंट की, पूर्ण स्वराज चाहिए, वो था गरम दल। उसके बाद 1907 में सूरत सेशन होता है। सूरत सेशन में स्प्लिट हो गए, कांग्रेस के बीच में 2 फाड़ हो गए, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स। 1909 आते आते
इंडियन नेशनल कांग्रेस बहुत टाइम से ये डिमांड कर रही थी कि हमको कानून में ज्यादा रिप्रेजेंटेशन चाहिए। 1909 में मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म आए, कुछ भी नहीं मिला यहां पे कांग्रेस को, उनका और मूड खराब हो गया। इसी दौरान एक्सट्रीमिस्ट को ब्रिटिशर ने पकड़ पकड़ के जेल में डाला। एक्सट्रीमिस्ट के जो लीडर थे वो थे बाल गंगाधर तिलक, सबको जेल में डाल दिया। मॉडरेट जो थे वो ब्रिटेन के साथ थे, तो उनके ऊपर ज्यादा कार्रवाई नहीं की गई। वक्त ऐसे ही चलता रहा दोस्तों। फिर भारत के मूवमेंट जो थे वो 7 साल तक ठप पड़ गए और उसके बाद एक सुपर हीरो की एंट्री होती है जिसका नाम है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी फिर आ गए। चंपारण सत्याग्रह किया, 1917 में खेद सत्याग्रह किया, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, बहुत ही ज्यादा सक्सेस मिली। महात्मा गांधी घर घर के नाम हो गए कि यही जो है वो हमको आजादी दिलाई। 1920 में महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू कर दिया कि ब्रिटिशर को अब हम भगा भगा के मारेंगे। इसलिए इसका रीजन ये भी था कि जलियांवाला बाग मसाकर हो गया था जब ब्रिटिश कानून लेके आई थी। 1909 में मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म आए। अब मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म ये कानून था, 10-10 साल में कानून आना था। तो 1919 में मॉन्टैग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आए। अब ये ड्रैकोनियन एक्ट, इसमें रोलेट एक्ट आ गया कि हम किसी को भी जेल में डाल देंगे विदाउट ट्रायल के, जिसकी वजह से प्रोटेस्ट हुए जलियांवाला बाग में, निहत्तों पे गोली चला दी। इसके रिस्पॉन्स में और बहुत सारे और भी रीजंस थे जिसकी वजह से गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू कर दिया। लेकिन 1922 में चौरी चौरा कांड हो गया और गांधी जी ने पूरा मूवमेंट वापस ले लिया। अब जब मूवमेंट वापस लिया तो एक यंग तबका था, उनका मूड खराब हो गया और यहां से बहुत सारे क्रांतिकारी का उदय हुआ, जिसमें चंद्रशेखर आजाद शामिल थे, भगत सिंह शामिल थे, कि गांधी जी के जो उनका तरीका है वो हमने आजमा के देख लिया, उससे कुछ होने वाला है नहीं। तो एक क्रांतिकारी फेज इधर पैरेलली चल रहा है और पैरेलली गांधी जी और कांग्रेस भी अपने मूवमेंट को तेज कर रही है। लेकिन अब कांग्रेस कहने लगी थी कि भैया लड़के हमको देखो, हमने मूवमेंट चला लिया, गांधी जी ने वापस ले लिया। कांग्रेस के अंदर भी एक तबका था जो ये कह रहा था कि गांधी जी ने तो एक बहुत गलत काम किया, मूवमेंट वापस नहीं लेना था। लेकिन अगर गांधी जी दोस्तों वापस मूवमेंट नहीं लेते ना, गांधी जी को पता था कि मूवमेंट वापस लेना है। बहुत अच्छी बात ये उन्होंने की थी, क्योंकि ब्रिटिशर जो है ना, ब्रिटिशर एक तरीके से मौका ढूंढ रहे थे। वो चाह रहे थे कि कहीं हिंसा हो, और एक बार हिंसा हुई तो वो लोगों को इतना पकड़ पकड़ के मारते कि आपने सोचा भी नहीं होगा। 1922 में जब चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ, जब एक पूरे पुलिस थाने को आग लगा दी गांव वालों ने, तब यहां पे ब्रिटिशर को मौका मिल गया कि अब हम इनको पकड़ पकड़ के मारेंगे। और एक बार अगर पब्लिक पिट जाती तो दोबारा मूवमेंट में आती ही नहीं। तो गांधी जी ने बहुत ही सही समय पे मूवमेंट वापस ले लिया, लेकिन बहुत लोगों को ये नागवार गुजरा। अब दोस्तों इसके ड्रॉबैक्स भी हुए। ड्रॉबैक्स ये हुए कि इतना अच्छा मूवमेंट चल रहा था, एकदम से वापस हो गया। अब हम यहां पे देखते हैं कि बहुत सारे लीडर्स जो हैं उन्होंने बोला कि अब हम कानून में रह के आजादी लेंगे। तो स्वराज पार्टी बना ली, लेकिन इस पार्टी भी ज्यादा चली नहीं। फाइनली 1929 में सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट होता है। 1927 में साइमन कमीशन आया। फिर 10 साल में कानून, 1919 के बाद 1929 में आना था, आया 1927 में। लेकिन 1927 का जो साइमन कमीशन था उसमें इंडियंस मांग रहे थे अभी तक डोमिनियन स्टेटस। डोमिनियन स्टेटस मतलब कि आप हमको पूरी ताकत दे दो, लेकिन आप ही हमारे ऊपर रहोगे, मतलब ब्रिटिश भारत में रहेगा, रूल भारत वाले करेंगे। यह था डोमिनियन स्टेटस। लेकिन 1927 में साइमन कमीशन जो आया उसमें डोमिनियन स्टेटस की कई बात ही नहीं। साइमन कमीशन ने जो कानून बना के दिया उसमें पहली बात तो एक भी भारतीय नहीं था। यह मूड खराब हो गया, जिसकी वजह से लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज हुआ। प्रोटेस्ट कर रहे थे लाला लाजपत राय इस कानून के तहत, इस कानून के खिलाफ। लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज हुआ, लाला लाजपत राय की जान चली गई। बदले में भगत सिंह ने बोला कि जिसने लाला लाजपत राय को मारा है हम उसको छोड़ेंगे नहीं। हमला किया भगत सिंह ने, भगत सिंह को जेल में बंद कर दिया और उनको फिर फांसी दे दी गई। गांधी जी का क्या हुआ? अब गांधी जी से बोलने लगे जितने भी लीडर्स थे कि देखिए गांधी जी, आप कह रहे थे कि ब्रिटेन पे भरोसा करो, ये हमको डोमिनियन स्टेटस देंगे, लेकिन डोमिनियन स्टेटस तो मिला नहीं। तो गांधी जी ने आश्वासन दिया कि रुक जाओ, साइमन कमीशन का अभी 1927 में साइमन कमीशन आया था, गांधी जी ने 2 साल का वक्त मांगा था। गांधी जी ने बोला कि अभी थोड़ा सा रुक जाओ, अगर ये लोग हमको डोमिनियन स्टेटस नहीं देंगे तो मैं वादा करता हूं कि हम सेकेंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चला देंगे। तो दोस्तों साइमन कमीशन आके कानून देके चला गया, उसमें डोमिनियन स्टेटस की कई बात नहीं थी। गांधी जी का मूड खराब हो गया। 1930 में पूर्ण स्वराज, लाहौर सेशन में पूर्ण स्वराज हो गया और फिर 1930 में ही दूसरा फेज ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू हो गया। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 से लेकर 1934 तक चला। दांडी मार्च शुरू हुआ। गांधी जी ने अपने फॉलोअर्स को इकट्ठा करके, उस समय सॉल्ट बनाना, नमक बनाना उस समय अपराधी, मतलब गैर कानूनी था। ब्रिटेन ने नमक तक पे टैक्स लगा रखा था और नमक आप अपने नहीं बना सकते, ठीक है। तो यहां पे गांधी जी ने सबको बोला कि कोई हथियार नहीं उठाएगा, कोई भी मारेगा नहीं, चुपचाप। गांधी जी ने नमक उठाया और वो नीचे फेंक दिया। इसकी वजह से ब्रिटेन की अथॉरिटीज का मूड खराब हो गया, लाठीचार्ज कर दिया। लेकिन अब जो तस्वीरें आने लगी ब्रिटेन में, तस्वीरें जब दोस्तों वायरल हुई, मीडिया ने इसको कवर किया, तो ब्रिटेन में बहुत सारे लोगों का मूड खराब हो गया कि भारत में चल क्या रहा है। तो दोनों तरफ से ब्रिटेन गवर्नमेंट जो है वो घिरती गई। फिर यहां पे ब्रिटेन ने गांधी जी को बुलाया। हम देखते हैं कि 1930 में फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस,
31 में सेकंड, 32 में थर्ड, लेकिन कोई भी नतीजा नहीं आया। ऊपर से गांधी जी को उठा के जेल में डाल दिया गया। गांधी जी को जेल में डाला गया। तो अब हम देखते हैं कि अगला कानून आएगा, फिर बाद में इनको छोड़ भी दिया गया था 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जब आया तो इसमें बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस थे जो भारत के लिए अच्छे थे। यहां पे कांग्रेस ने इलेक्शन भी लड़ा, प्रोविंशियल इलेक्शन हुए, 11 में से 8 प्रोविंसेस में कांग्रेस ने सरकार बनाई। बाकी जिन 3 प्रोविंसेस में सरकार नहीं भी बना पाई उसमें भी कांग्रेस का अच्छा खासा प्रदर्शन था। मोहम्मद अली जिन्ना को करारी हार का सामना करना पड़ा। मुस्लिम लीग के उस समय सर्वे सर्वा मोहम्मद अली जिन्ना हो गए। पाकिस्तान की जो शुरुआत है 1930 में शुरू हो गई थी। 13 पॉइंट जिन्ना ने बोले थे कि हमको 13 पॉइंट चाहिए, लेकिन इसको नकार दिया गया था। अब 1940 में लड़के लेंगे पाकिस्तान, मर के लेंगे पाकिस्तान। लाहौर रेजोल्यूशन पास हो गया, जिसको पाकिस्तान रेजोल्यूशन भी बोला जाता है। अब 2 स्टेट होंगे, जहां मुस्लिम ज्यादा रहते हैं वहां पाकिस्तान बनेगा, और जहां हिंदू वहां भारत बनेगा। कांग्रेस को बिल्कुल मंजूर जो है वो नहीं था। इसी दौरान वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गया। वर्ल्ड वॉर 2 में ब्रिटेन ने जानबूझ के भारत को वर्ल्ड वॉर 2 का हिस्सा बना लिया। गांधी जी ने बोला कि यार ये क्या बकवास है, हमने तो कुछ किया नहीं, तुम हमको क्यों वर्ल्ड वॉर 2 में घसीट रहे हो। ब्रिटेन ने बोला नहीं नहीं, तुमको हमारे साथ लड़ना पड़ेगा। अब इसी दौरान दोस्तों क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में गांधी जी ने स्टार्ट कर दिया। बोला कि ब्रिटेन की ही वजह से प्रॉब्लम है सारी की सारी, हम वर्ल्ड वॉर 2 में इसीलिए आए हैं, ये हमारा वॉर तो है नहीं, ये तो ब्रिटेन का वॉर है, हिटलर ने ब्रिटेन पे हमला किया है, तो हम क्यों लड़ें। तो यहां पे गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में बहुत सक्सेसफुल मूवमेंट था, क्योंकि यहां पे हर किसी ने भाग लिया। और उसके बाद फिर ब्रिटेन को यह समझ में आ गया कि अब भारत को आजादी देने का वक्त है। उसके बाद दोस्तों क्रिप्स मिशन आया, फिर कैबिनेट मिशन प्लान आया, ठीक है। अब बहुत सारे प्लान्स आए 1946 तक। अब यहां पे क्या था कि यहां पे 3 पार्टी थी, एक थी ब्रिटेन, एक थी मुस्लिम लीग और एक थी कांग्रेस। इन दोनों में, मुस्लिम लीग और कांग्रेस में डेडलॉक सा क्रिएट हो गया। मुस्लिम लीग कह रही थी कि हमको पाकिस्तान चाहिए, और इधर इंडियन नेशनल कांग्रेस कह रही थी कि हम पाकिस्तान आपको देंगे ही। क्रिप्स मिशन हो, चाहे वो कैबिनेट मिशन प्लान हो, चाहे देसाई लियाकत हो, चाहे राजगोपाल फॉर्मूला हो, राजगोपालाचारी फॉर्मूला हो, सीआर फॉर्मूला जिसको बोला जाता है, जितने भी 1942 से 46 तक प्लान आए उसमें यही था कि भारत और पाकिस्तान, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के इस इशू को सॉल्व करने की कोशिश की जाए। लेकिन दोस्तों ये सॉल्व नहीं हुआ, और जब मुस्लिम लीग को लगा कि ब्रिटिश जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ थोड़ा ज्यादा झुक रही है, तो मुस्लिम लीग, मोहम्मद अली जिन्ना ने बोला कि अब से हम डायरेक्ट एक्शन दे। अगस्त 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे हो गया। 3 दिन तक कलकत्ता में भयानक दंगे हुए। फाइनली इंडियन नेशनल कांग्रेस को समझ में आ गया कि पाकिस्तान के अलावा कोई चारा नहीं है। अब दोस्तों फाइनल एक्ट आता है, क्योंकि इधर विंस्टन चर्चिल की सरकार चली गई। विंस्टन चर्चिल कंजर्वेटिव पार्टी के थे। विंस्टन चर्चिल वर्ल्ड वॉर 2 उस समय तक खत्म हो चुका था। विंस्टन चर्चिल को लग रहा था कि मैंने वर्ल्ड वॉर 2 जिताया है तो मुझे ही लोग चुन के भेजेंगे। लेकिन दोस्तों उल्टा हुआ, लेबर पार्टी वहां पे आ गई। अब भैया प्राइम मिनिस्टर एटली चुन के आ गए। प्राइम मिनिस्टर एटली जो थे वो इसके पीछे पड़े थे कि भारत को आजादी दे दी जाए। तो भारत को आजादी 1947 में देंगे। जून 1947 में फिर फाइनली माउंटबेटन प्लान आता है, जिसमें यह बोला गया कि पाकिस्तान अलग होगा, भारत अलग होगा। और 1947 15 अगस्त 1947 को फाइनली भारत आजाद हो गया। समझ गए। तो ये थी इन शॉर्ट भारत के आजादी की कहानी। अब इसके बाद क्या हुआ, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, भी हम 10 मिनट में देखेंगे। तो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। मैं आपको बता देता हूं कि मैंने टोटल 30 लेक्चर्स लिए हैं 1757 से लेकर 1947 तक। उसमें आपको बहुत अच्छे से ब्रॉड तरीके से पता चल जाएगा क्या हुआ था भारत में। अभी जो मैंने आपको बताया तो शॉर्ट में है, बहुत अच्छे से जानना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।